जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गाइज़ आज हम यहाँ पे अपना यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे 150 क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन कितने अंक, इसमें नंबर कितने मिलेंगे हमें, तो इसमें जो नंबर मिलेंगे 300 हमारे यहाँ पर अंक जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। और 2 घंटे यहाँ पर हमें समय मिलता है। कितना समय मिलता है? 2 घंटे का हमें यहाँ पे समय मिल जाता है। तो 2 घंटे के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है? सामान्य हिंदी पढ़नी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता पढ़नी है, मानसिक अभिरुचि पढ़नी है और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता विषय से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न जो है यहाँ पर हमें पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो आज जो है हम यहाँ पे अपनी जो टॉपिक हमारा उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ में मूव करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को पता है हमारे पास क्या होता है। हिंदी का हमारे पास क्वेश्चन जो है सबसे पहला होता है। तो सबसे पहला भाग हमारा देखिए हिंदी का हो जाता है। तो हिंदी हम यहाँ पे देखिए डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो हिंदी में आप लोग बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला भाग सामान्य ज्ञान का हो जाता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में देखिए पहला भाग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। जब भारत में गाइज जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय पर भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत में गवर्नर जनरल हो जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है करीबा बांध। करीबा बांध से हम लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर है। यानी कि दूसरे को का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे को हो गया तीसरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए त्रिपिटक जो है वो धार्मिक ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक देखिए ये जो बौद्ध धर्म है इससे संबंधित है। आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध हुए थे ना, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विजय स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा मेरा? विजय स्तंभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान में देखिए सेना का राजनीतिकरण समस्या है, कट्टरपंथी संगठनों को सरकारी परिसर है ये भी समस्या है, राजनीतिक भ्रष्टाचार ये भी समस्या है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 5 में दे रखा है वो यहाँ पर समस्या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जो समस्या नहीं है वो कौन सी समस्या नहीं है यहाँ पर? कि जो उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता है ना, ये यहाँ पर समस्या नहीं है। यहाँ पर उपजाऊ भूमि आज भी होती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि मतलब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संसद को भंग करने में कौन सक्षम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि राष्ट्रीय एकता परिषद जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं NIC का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद। तो उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 में कि फीफा के अनुसार 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? तो फीफा जो है वो 2026 में कहाँ पर होगा? तो ये भी पहला क्वेश्चन। और दूसरा इसमें टीम जो है वो कितनी भाग लेंगी? तो 8वें का सी, इसमें 48 जो है वो टीमें भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन है कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी ये आपको बताना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, ये मणिपुर से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों को मुझे सुमेलित करके बताना कि कौन सा इनमें से सुमेलित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको सुमेलित करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाता है। ठीक है, बीरबल जो है कौन सा? बीरबल जो है यहाँ पर कन्नौज का था, सुमेलित नहीं है। तो बीरबल जो कन्नौज का नहीं था, बाकी जो टोडरमल था ये सीतापुर का था, और जो अबुल फजल था ये मेरा आगरा का था, और जो जद्दुन बरनी था ये बुलंदशहर का था। बस ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77.3% जो है पुरुष साक्षरता दर है कहाँ पर? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 12वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं सर कि तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो तबकात ए नासिरी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन हो जाते हैं? 12वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाता है मिनहाज उल सिराज। कौन है? मिनहाल उल सिराज। अगला क्वेश्चन है भारतवंशी लियो वार्डरकर ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है बी, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है? तो भारतवंशी लियो वार्डरकर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा ये मुझे यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज यहाँ पर कि जो मेरा आशु क्या है यहाँ पर? ये अंशुजा सेनपा संबंधित किससे है? ठीक है, अंशुजान सेनपा ये किससे संबंधित है ये मुझे बताना है। यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए हॉकी से हैं, क्रिकेट से हैं, पर्वतारोहण से हैं या फिर फुटबॉल से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाता है सी वाला, तो ये पर्वतारोहण से संबंधित हो जाते हैं।
15वां क्वेश्चन देखेंगे कि अनप्रेसिडेंट द मास्टर एंड मी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए अनप्रेसिडेंट द मास्टर एंड मी, तो इस बुक के लेखक कौन है। तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइगर वुड्स जो हैं ये इस बुक के लेखक हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन हो जाते हैं यहाँ पर, टाइगर वुड्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार जो है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर है, उन्नाव में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य से में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आप सभी को पता है। 17वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, ये मेरा राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ये हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो सौर सेल होती है उसके द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो 19वें का सही आंसर है सी वाला, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा, सौर सेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस चार्ट सोल्व कर रहे हैं हम, आप लोग याद रखिएगा, पूरे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर सी वाला, ये देहरादून के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन 21वां की आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है। आँख की रेटिना, ठीक है, तो आँख की रेटिना की तुलना कैमरे के किस भाग से की जा सकती है। तो 21 का सही आंसर है सी वाला, आप लेंस से इसकी तुलना कर सकते हो, क्योंकि जैसे आँख देखती है वैसे ही लेंस देखता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सिक्के जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, इसके लेखक कौन हो जाते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, यहाँ पर बर्टिल फोल्क जो हैं ये इसके लेखक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है कि सर यहाँ पे कि विख्यात भारत माता मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो भारत माता का जो मंदिर है 24 का, ये कहाँ पर, वाराणसी के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 25वां की अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं। तो 25 का सही आंसर है सी वाला, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंट की गुफाएं सब कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही तो हैं, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर देखिए मित्रों क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर 26 का आंसर देखेंगे क्या होगा। 26वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि सर कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है। तो किस देश के कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल में पुनः शामिल, मतलब दोबारा से शामिल होगा वो, तो वो कौन सा देश है। तो 26 का आंसर है डी होगा, ये मालदीव देश है। मालदीव अब दोबारा से राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा कि हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल जो है वो कहाँ पर खोला गया है। केवल हाथियों के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ये मथुरा के अंतर्गत खोला गया है। कहाँ पर, मथुरा में खोला गया है। ठीक है, 27वां। अगला देखिए 28वां क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत आर्थिक गलियारा, जो मेरा यहाँ पर क्या है, APEC है ना, इस शिखर सम्मेलन में कहाँ आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी में इस क्या है, यहाँ पर शिखर सम्मेलन की यहाँ पर आयोजित किया गया था हाल ही के अंदर। ठीक है, जो मेरा APEC है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सलार जंग जो संग्रहालय है 29वां सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। तो ये गाइज हैदराबाद के अंदर स्थित है। कौन सा, सलारगंज। ठीक है, सलारगंज कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। BJP कहाँ स्थित है, भारतीय जनता पार्टी का नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित हो जाता है। 31 का बताएंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। अब देखिए जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी हो जाती है, आप सभी को पता है। 31 का सही आंसर सी वाला, यकृत। सबसे छोटी कौन सी हो जाती है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है, मतलब लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन है पहले, भारत के पहले बताना, विधि और न्याय मंत्री कौन थे। तो 32 का सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अरे यार भीमराव अंबेडकर सही से लिख देते हैं आप, दिशा वालों आपने प्रैक्टिस सेट बना दिया। देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो जिसे स्त्री भी
जिसे स्त्री भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं, वो कौन सा नृत्य है? 23वें का आंसर बताएंगे। 33वें का सही आंसर क्या होगा? तो 33 का सही आंसर सी वाला हो जाता है। देखिए गैर नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य है, ये स्त्री भी कर लेती हैं और पुरुष भी कर लेते हैं। शरीर का तापक्रम, हमारे शरीर का तापक्रम जो है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो 34 का सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां, बच्चों के लिए थिएटर उत्सव जश्न ए बच्चन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो थिएटर उत्सव जश्न ए बच्चन का 14वां संस्करण जो है कहाँ पर हुआ है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ये नई दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ है। अगला, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है किस चीज़ में? जौ में, बाजरे में, चावल में, दालों में, किस चीज़ में है? तो चावल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 37वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? डी वाला, तो यहाँ पर झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, 38 में देखिए, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इलाहाबाद में। कहाँ पर है ये? इलाहाबाद के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन हमारे जीके के यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 39वां क्वेश्चन क्या होगा? तो 39वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए 37 क्वेश्चन मेरे किसको भी जीके के हो गए, अब 37 आई थिंक यहाँ पर हिंदी के हो जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है गाइस, सारे के बिल्कुल एक्यूरेट दिए हैं इन्होंने कि जितने क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं। अब 39वां क्वेश्चन देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? 39वां क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा 39 में? इसका बी होगा, इति श्री जो है श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। मधुर का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या? मधुर का विलोम ऑप्शन नंबर डी होगा, कटु। ठीक है, मधुर का विलोम क्या होगा? कटु होगा। आपको मतलब एक जना मधुर बोल रहा है और दूसरा कटु बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है, तो इसका विपरीत तो हो ही जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम क्या होगा? देखिए एक मेहनत कर रहा है, दूसरा कैसा होगा? जो परिश्रम ना करेगा, जो विश्राम कर रहा होगा। तो 41 का सही आंसर होगा डी वाला, विश्राम। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, मतलब जो हिलेना, जो अडिग रहे बिल्कुल। तो और दूसरा अर्थ किसका क्या होगा? अचल का, चलायमान, बिल्कुल ये तो नहीं होगा। निश्चल, स्थाविर या गतिमान। तो 42 का सही आंसर होगा बी वाला, निश्चल, जो ना चले। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 43 का सही आंसर है डी वाला, सिंह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी चंद्रमा भी द्विज बोलता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन 44 है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? 44 में बताएंगे बी, इसमें उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार इसमें होता है। पीपर सात परिस्पर मंडोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला और मेरे भोला तैने खा लिया गोला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अरे भाई पेन चली गई यार। एक मिनट गाइज, एक मिनट बस, पेन मैं दोबारा वापस ले आता हूँ। चलिए गाइज, मैं फिर से शुरू, अपन आ चुके हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अपन आते हैं वापस, इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम हिंदी पे थे, तो हिंदी में हम कहाँ तक आ चुके थे? नीचे तक आ चुके थे, पीपर पात सरिस मंडोला। तो 44वां क्वेश्चन हमने कर लिया था। 45 में देखेंगे, परीक्षा में जो है वो कौन सा उपसर्ग हो जाता है? परीक्षा में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, 45 में का सही आंसर, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग हो जाता है? तो 45 का सही आंसर होगा डी वाला। यहाँ पर देखिए पर उपसर्ग हो जाता है। कौन सा? पर उपसर्ग। 46 में बात करें, निम्न में से अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द कौन सा है? अधि उपसर्ग से, तो कौन सा इसमें से नहीं बनेगा? तो 46 का सही आंसर होगा डी वाला, इसमें से कोई भी नहीं है, सारे अधि से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वाक्य शब्द है 47 का, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। मुझे बताना है, एक वाक्य शब्द है, एक वाक्य मतलब जिसका हम एक अर्थ निकाल सकते हैं। एक वाक्य, एक शब्द में आपको पता है ना कि जहाँ पर एक शब्द होता है उसके बहुत सारा बड़ा वाक्य बन जाता है उससे, वो वाले हैं ये। बताइए 47 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो एक वाक्य शब्द हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन 48 में, श्री कृष्ण ने के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध रूप लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो 48 का सही आंसर है सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या होगा?
49वां क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? 49 में सही देखेंगे, 49 का सी आंसर यहाँ पे सही है। यहाँ पर पो प्लस अन, ये इसका संधि विच्छेद है। 50 देखेंगे, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या? तो यशोदा में जो संधि है वो कौन सी है? तो 50 का सही आंसर है सी वाला, विसर्ग संधि इसके अंतर्गत हो जाती है। कौन सी संधि गाइज? विसर्ग संधि, इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलिए 51वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। 51वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 51वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे सर पो प्लस अन, तो अभी तो हमने पढ़ा है पावन, है ना, पावन अभी तो पढ़ा है। दुराशा, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दुर प्लस आशा होगा, इसका कौन सा होगा? दुर प्लस आशा होगा। पावन का सही आंसर क्या होगा? दुर प्लस आशा, और सी दु आशा, ठीक है, ये होगा विसर्ग वाला। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसके अंदर विसर्ग संधि हो जाएगी। 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है सर? 9 2 11 होना, तो देखिए 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? 53 का मतलब होता है सर यहाँ पे भाग जाना, ठीक है। अगला देखिए 54वां, कि चैन की बंसी बजाना, प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे नफरत न रहे। 54 का है बी, मौज करना, ठीक है। अगला देखिए 55, सिर उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 55वें का सही आंसर है डी वाला, विद्रोह करना। अगर आपने सिर उठाया तो आपने विद्रोह किया। कान भरना, कान भरना मतलब 56 का सही आंसर क्या होगा? सी, है ना, चुगली करना। अगर आप किसी ने आपके कान भरे हैं तो वो आपसे क्या कर रहा है? चुगली कर रहा है। तो 56वें का सही आंसर होगा सी वाला, ठीक है। चलिए 57 में बताएंगे 57 का सही आंसर क्या होगा, कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाता है? 57वें का सही आंसर क्या होगा मित्रों? डी वाला होगा, भवरा। भवरा क्या है यहाँ पे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हो जाता है। मदरी का तत्सम रूप क्या होगा? मदरी, है ना, मदरी का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? 58 का डी होगा। इसको मुद्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुद्रिका, ठीक। चलिए देवर का तत्सम बताओ। देवर का, देवर भाभी, है ना, देवर भाभी, देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 59, इसका होगा बी, द्विवर। क्या होगा? द्विवर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 60 बताएंगे, शिक्षिका शब्द में निहित प्रत्यय की पहचान करनी है। शिक्षिका शब्द में जो निहित प्रत्यय है उसकी पहचान आपको करनी है। 60वें का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर डी होगा, इका। क्या होगा? इका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान करें, है ना। दर्शक शब्द जो है इसके लिए मुझे लिंग और प्रत्यय की पहचान करनी है। तो 61 का सही आंसर होगा सी। ये देखिए दर्शक जो है ये क्या है? पुल्लिंग और अक। पहले बात तो दर्शक जो है पुल्लिंग शब्द है, और जो इसमें प्रत्यय है ना दर्शक में, वो अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इसमें अक प्रत्यय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 के 6 वर्ण जो है वो किसके योग से बनता है? 6 वर्ण, ठीक है। 6 वर्ण जो है वो किसके योग से बनता है? ऑप्शन नंबर सी, कै आधा कै प्लस 6, आधा कै प्लस 6 से मिलकर बनता है 6 वर्ण, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 63वां, कि इनमें से कौन सा जो है वो अमात्रिक छंद हो जाता है? इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है? 63 का सी है, कलरव। इनमें ये अमात्रिक शब्द है। क्या है? इनमें ये अमात्रिक, इनमें मात्रा नहीं लगी हुई। देखो कारखाने में भी आ की मात्रा है, इसमें ई की और आ की दोनों की मात्रा है। चाहना में भी आ की मात्रा, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अमात्रिक छंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में जो है वो किस प्रकार के व्यंजन हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का मुझे सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका सी होगा, मूर्धन्य जो है इसमें व्यंजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है? तो 65 का जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, 33 इसमें व्यंजनों की संख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 66वां, कि निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अम्बुज जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भोरा का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा होता है? तो 67 का होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलीमुख। तो सिलीमुख जो है ये भोरा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68वां, कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको पता है, देखिए 68 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मधुआ। क्या होगा? मधुआ। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा कामदेव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा? माली आवत, है ना, माली आवत, देखी के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बार। अलंकार कौन सा है? 70 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मानवीकरण इसमें अलंकार हो जाता है। कौन सा? मानवीकरण, ठीक है। ओके भाई 71वां क्वेश्चन देखेंगे। 71वां 71 क्या कह रहा है कि देखिएगा कि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मुझे दे रखा है गद्यांश, तो इस गद्यांश को मुझे पढ़ना है और यहाँ पर मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है।
कि क्या है गद्यांश में, देखो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है सर, हम इसको गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देखिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं कि सर समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच में तुलना की गई है। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, ठीक है, पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। दूसरे बच्चे कौन से हैं, जो दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तीसरा है समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर भी मदद नहीं करते। उनसे गणना के तथा इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। मनिष्ठ उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती ना कर सकते, ना के बराबर करते हैं। मतलब इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने से अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। समझ रहे हो आप? अगर आप दुकान चलाते हो तो आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। ठीक है, चलिए और देखिए, और भी कुछ इन्होंने कहा है पैराग्राफ के बारे में। और ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर और एक कार्य क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देते हैं। तो यह है 71, ये पैराग्राफ था। अब 71वें सवाल का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद जो आपको ये पैराग्राफ दे रखा था, इसके आधार पर आप क्या कहोगे बताओ, है ना। इसके आधार पर आप क्या कहोगे कि ये सही था या नहीं था। तो 71 का सही आंसर देखिए यहाँ पर डी वाला हो जाएगा कि बच्चे जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, है ना, स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, ये इसमें अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है, चलिए 72वां देखिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, बताइए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या कर सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर बनाने में भी मदद करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपको मुझे यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो 72 का हो जाएगा ए वाला और 71 का हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 73वां, ये कह रहे हैं कि एक जो है ये प्रत्यय का उदाहरण मुझे क्या है, एक प्रत्यय का उदाहरण इनमें क्या है ये मुझे बताना है, चूँकि सीमित, संकुचित और सांस्कृतिक। तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी वाला। सांस्कृतिक जो है यहाँ पर एक प्रत्यय का उदाहरण हो जाता है। कौन सा? सांस्कृतिक। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए 74वां सवाल क्या है कि मन गणित का अर्थ क्या होता है। तो मन गणित का अर्थ मुझे बताना है, मन गणित का अर्थ यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताएंगे। यार पेन चलेगी, फिर से परेशान करने लग गया। मन गणित का अर्थ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर सी वाला होगा। यहाँ पर मन ही मन हिसाब लगाना। तो मन गणित का मतलब होता है सर मन ही मन में हिसाब लगाना। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिएगा, तो मन ही मन में हिसाब लगाना मतलब मन गणित। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 में सही उदाहरण इसका क्या होगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या होगा। 75 का मुझे सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर सी वाला होगा, अध्ययन किया गया है। संयुक्त क्रिया का मतलब है अध्ययन किया गया, है ना, अध्ययन किया गया, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो चलेगा। देखिए 75 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर हो गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे मैथ की तरफ मूव कर लेते हैं। तो मैं ये क्या है, देखिए यहाँ पर कि नीचे दिए गए वेन आरेख अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 3000 लोगों को सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। कितने? 3000 लोग हैं। ठीक है, चलिए सर्वेक्षण के बारे में उनको जानकारी देता है। ठीक है सर, अब देखिए 76 क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 77 ये मुझे करने हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मुझे पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने। जो उर्दू बोलते हैं वो 600 लोग बोलते हैं, और जो इंग्लिश बोलते हैं वो 1000 लोग बोलते हैं, और जो हिंदी बोलते हैं 500 लोग बोलते हैं। ठीक है, और जो उर्दू और हिंदी दोनों बोलते हैं वो 300 लोग हैं। जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं वो 200 लोग हैं, और जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो 300 लोग हैं, और जो तीनों बोलते हैं वो 100 लोग हैं। ठीक, उसके बाद देखिए
तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आ चुके थे, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे यहाँ पर 75। तो 75 में क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ हमको समझा दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी है, 100 है। ठीक है, कितनी है, 100 है। और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो अंग्रेजी जो है वो नहीं जानते। तो अंग्रेजी कौन से नहीं जानते, तो देखो अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो ये मुझे यहाँ पर बताना था कि 76 में जो सवाल है इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो अनुपात देखो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे। तो जो टोटल जानते हैं वो कितने हैं, 100 हैं। 100 ऐसे हैं ना जो तीनों भाषा जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, तो देखो एक तो मेरे कौन से हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे ये वाले। एक मेरे पास कौन से हो गए, 300 हो गए। ठीक है, एक मेरे पास 500। तो ये जो 3 गोले से अलग बच रहे हैं, इस वाले इंग्लिश वाले गोले से अलग बच रहे हैं, बस इनसे तीनों को जोड़कर 100 को भाग कर देंगे। जब आप भाग करो तो 1/14 आएगा। तो 1:14 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग? ठीक है सर। चलिए 1 मिनट गाइस, पेन मेरा फिर से यहाँ पर चला गया है। पेन मुझे वापस से फिर से लेना पड़ेगा, पेन बहुत गड़बड़ करता है ना। चलिए गाइस, पेन मेरी वापस आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे अनुपात बताना था, तो अनुपात मेरा कितना हो जाएगा, 1:14 हो जाएगा। 76 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 76। तो 77 यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। 77 क्वेश्चन है कि सभी केवल 2 भाषा अंग्रेजी और हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो कौन कौन सी, एक तो मेरी अंग्रेजी और हिंदी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं, अंग्रेजी और हिंदी जानने वाली भाषाओं की संख्या, जो व्यक्तियों की जो संख्या यहाँ पर हो जाती है, तो 1000 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और 500 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 77 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। 78 में क्वेश्चन क्या होगा, देखिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर रीजनिंग और मैथ प्लस मिक्स हो गया आता है। तो 78 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये आपको मुझे बताना है। 78 का तो देखो ACEG है और रेशियो IKMA है, तो QSUW है। उसके बाद आपको बताना है क्या आएगा। 78 में सही आंसर बताइए क्या होगा। 78 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो आप एक लोग। ठीक है यार, तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, चलिए गाइस, पेन देखिए रुक नहीं पा रहा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अब 78 का जो सही आंसर होगा वो आप मुझे बता दो क्या होगा। तो 78 में आपको देखो यहाँ पर सब में 2-2 का अंतर है। कितना अंतर है, सब में 2-2 का अंतर है। तो जब सब में 2-2 का यहाँ पर अंतर हो जाता है तो 78 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, YACE यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किसका, 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 79, मछली का जिस प्रकार संबंध गिल से है तो उसी प्रकार मानव का संबंध किससे होगा। तो हमको पता है, देखिए मछली जो है वो गिल से अपने श्वास लेती है, और जो मानव वो किससे श्वास लेता है, ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों से श्वास लेता है। कौन, मानव। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, मानव का हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है सर। अगला देखिए 80 में, अगर राजा अगर सिंहासन पर बैठता है तो सवार किस पर बैठता है, बताइए। 80 का सही आंसर क्या होगा, देखिए 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवार जो वो काठी पर बैठता है। ठीक है, काठी पर बैठता है कौन, सवार। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। कहाँ पर बैठता है, काठी पर बैठता है सवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 81 में कि अगर जिस प्रकार 27 के बाद में क्वेश्चन मार्क है उसी बार 25 के बाद में 125 के बाद में 25 है। देखो आपको मैं बता दूँ, 27 जो है 3 का घन है, ये 5 का घन है। ठीक है, ये 5 का घन है और ये किसका घन है, 5 का स्क्वायर है। तो सर पहले घन है तो उसके बाद स्क्वायर है, तो पहले ये 3 का घन है तो फिर 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब आपको बताना है सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 1 3 28, 3 7 58, 2 5 133 और 4 9 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 82 में सवाल का सही आंसर देखिए क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी जगह पे आएगा 97। क्या आएगा, 97, यानी कि 97 इसके जगह पे मेरे पास आ जाता है। ठीक है, 97 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 83 में सवाल क्या होगा। 83 में सवाल देख लेते हैं। 83 में सवाल भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए।
देखिए 83 में सवाल है कि जिस प्रकार देखिए त्रिभुज का संबंध जो है वो त्रिभुज है, घन है, वर्ग है और समलंब है। तो मैं आपको बता दूं इसमें अलग कौन सा होगा। तो देखो अलग जो इसमें हो जाएगा ना वो देखो त्रिभुज की जो है वो 2D होता है, वर्ग 2D होता है, समलंब 2D होता है, लेकिन जो घन होता है वो 3D होता है। तो 3D इसलिए यहाँ पर घन जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। घन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है 3D में होता है। अगला क्वेश्चन इसमें मुझे बताना है 84 में मोटा, था, गोल मटोल और ठोस। तो 84 का सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर था जो होता है ना यहाँ पर ये सबसे अलग हो जाता है, था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा 85 में 443 है, 821 है, 245 है और 633 है। देखो यहाँ पर जो 633 है ये 3 से विभाज्य है, ये किससे 3 से भाग है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 3 से भाग कोई सा भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 86 में बताएंगे कि देखो यहाँ पर जल है, ये नमक है और ये चीनी है। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। 86 में सही आंसर क्या होगा? 86 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलिएगा तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी, आप लोग कर्सर देख रहे हो ना, कर्सर यहीं पे मेरा ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, चलिए 86 का बी। 87 बताएंगे कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां है, तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं ये मुझे बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? पंक्ति में कितने वृक्ष हो जाते हैं? तो 87 की अगर हम बात करेंगे तो 87 का बी आंसर जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी कौन सा? 13। तो 13 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर कितना है? 13 मेरे पास सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 88 में जिस प्रकार 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 40 है, 40 के बाद 80 है, तो 80 के बाद 8 दूनी 16 160 आना चाहिए, नहीं आया। 88 का कौन सा होगा? ए होगा। 88 का कौन सा आंसर होगा? तो 88 का ए आंसर हो जाएगा 160, क्योंकि सब में दुगना कर रहा है यार, तो इसमें भी तो दुगना ही करेगा ना ये। अरे हो जा भाई, यार पेन की वजह बहुत दिक्कत आ रही है, अगली बार को पेन जरूर लेके आऊँगा मैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर 89 बताएंगे कि ए डी सी ई एच जी आई एल के। जल्दी बता दो 89 का सही आंसर क्या होगा? तो 89 का सी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है एम पी ओ। क्या हो जाता है? एम पी ओ इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला बताएंगे 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 9 है, 9 के बाद 4 है और 4 के बाद 12 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 90 का आंसर बता दो क्या होगा? 90 का सही आंसर क्या होगा? देखिए आपको पता है सब में यहाँ पर 3 का अंतर है। यहाँ पर देखो 6 के बाद 9 आया, 3 का अंतर, 9 के बाद 12 आया, 3 का अंतर। लेकिन यहाँ पर देखो 2 के बाद 4 आया, 2 का अंतर, 4 के बाद कितना आएगा? 6, 4 के बाद कितना आएगा? 6, और 6 और 15 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, चलो 91वें सवाल की तरफ मूव करते हैं। 91वें सवाल देखिए क्या हो जाएगा। ये कह रहा है देखिए कुछ समीकरण का कुछ प्रणालियों के आधार पर हल निकाला गया है, उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें जिसका हल नहीं निकाला गया है। तो 91वें क्वेश्चन का आप लोग हल निकालेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो 91 का सही आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। 91 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये वाला 155 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाद में बताएंगे यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल से बीते परसों का दिन कौन सा होगा। यदि आगामी परसों जो है वो रविवार का है तो आगामी कल से बीती परसों को कौन सा दिवस होगा ये आपको मुझे बताना है। ठीक है सर, तो अब बताइए 92 का सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं देखिए 92 का जो सही आंसर बी वाला हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बृहस्पतिवार क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर मेरा हो जाता है। बृहस्पतिवार क्या है यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो आगे बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 में कि अमेरिका है, न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका है और अमेरिका है और न्यूयॉर्क है। तो इसका मुझे क्या करना है आलेख में बताइए कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क। 93 में कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको मैं बता दूं देखिए 93 में तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अंदर कौन सा आ गया मेरा? सबसे अंदर आ गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। 94 में बताएंगे कि मेरा मुंह पूर्व की ओर है। मेरा मुंह जो है वो पूर्व की ओर है। मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूँ और दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता हूँ और फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता हूँ। अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ? तो आपको यहाँ पर देखो दाएं से बाएं को काट दो आप एक बार, जो बचे उससे आप लोग प्लस कर देना। जैसे मैं आपको देखो चुटकी में सोल्व करते हैं। दाईं ओर मुड़कर तो पहले दाएं मुड़ा, ठीक है, प्लस का चिन्ह 1 हो गया, फिर बाएं मुड़ा तो दाएं से बाएं कट गया, फिर दाईं ओर मुड़ा
फिर दाईं ओर मुड़ा तो 2 प्लस हो गया, मतलब 2 बार दाईं मुड़ गया, और फिर दाईं ओर मुड़ा 3 बार दाईं मुड़ गया। तो 3 बार दाईं मुड़ने का मतलब ये होता है कि अगर वो पूरब में है तो पूरब के आप 1 बार दाईं मुड़ोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण के बाद 1 बार फिर दाएं मुड़ोगे तो आ जाएगा पश्चिम, पश्चिम में 1 बार और दाएं मुड़ोगे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 94वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है यहाँ पे 94 का वो होगा बी वाला। तो बी वाले का सही आंसर पश्चिम हो जाएगा। कौन सा, पश्चिम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ, तो प्रारंभिक स्थान तो ये पूरब में था, तो पूरब से किधर हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 95 बताएंगे कि लुप्त संख्याएं ज्ञात करें जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के क्रम से मध्य और अंतिम रिक्त खाने में उपयुक्त होंगी। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, तो क्या क्या आ सकता है 95 में। तो 95 वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर बी वाला आ जाएगा। यहाँ पर 15, 21 और 20 आएगा। कितना, 15, 21 और 20 आएगा। ठीक, चलिए अब बताओ ये प्रश्न आकृति मुझे दे रखी हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इनमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लोगों को मुझे बताना होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें अंतर देखना पड़ेगा कि इसमें अंतर क्या है ना। चलिए 96वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसमें जो आंसर 96 वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। तो इसमें देखिए ये आएगा, ये वाला जो है ना, ये 96 सी आएगा। ठीक है, 96 का सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 में, लुप्त संख्या मुझे ज्ञात करनी है, जैसे 5, 12, 6, 4, ये इस तरीके से मुझे लुप्त संख्या ज्ञात करनी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बताएंगे। 97 का सही आंसर क्या होगा। देखो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा, 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 98 में, तो ये मुझे प्रश्न आकृति दे रखी है ना, और इस प्रश्न आकृति में से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 98 में। तो 98 का सही आंसर करो क्या आएगा, जल्दी से बताओ एकदम। तो 98 का होगा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मेरा आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 99 में कि अक्षरों वाला कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। 99 का सही आंसर क्या होगा। तो वही 99 का ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, BAABA। तो बाबा इसका सही आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, सोमा देखिए, X Y का पति है, W X की पुत्री है, Z W का पति है, N Z की पुत्री है। N का Y से क्या संबंध है गाइज। N का जो Y से संबंध यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नातिन हो जाता है। कौन हो जाता है, नातिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला बताएंगे यहाँ पर इस आकृति को कौन पूरा करेगा। ये जो आपने 101 क्वेश्चन में आकृति दिख रही है, इस आकृति को कौन सी आकृति जो है वो पूरा करेगी। तो इसका सही आंसर होगा, देखियो 101 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देखो ये वाला डी वाला देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये डी वाला इसका सही आंसर होगा। कौन सा, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 102वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा, नहीं बनाया जा सकता। तो डी वाला जो है नहीं बनाया जा सकता, पोर्टिको। ठीक है, पोर्टिको यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। 103 में देखेंगे अक्षरों का वह कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ADCAD, ADCAD इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 103 का सही आंसर कौन सा होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 देखेंगे संख्याओं के समान समूह को उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर चुनिए। 104 में 104 का होगा ए आंसर, बिल्कुल सही होगा। इनका वही गुण है जो इनका दे रखा है ऊपर वालों का। ठीक है, 105 में देखिए कि एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर दौड़ती है, फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है। जल्दी से बताएंगे 105 का आंसर। तो 105 का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 5 का। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में ये घूम रही है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है, देखिए 106 में कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 106 में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो, इसकी जगह पे क्या आएगा। तो 106 का सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5100 इसका सही आंसर मेरा हो जाएगा। कौन सा, 5100। ठीक है, चलिए सी 106 का सी। 107 का ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, ई डी की माता है, बी का ई के साथ में क्या संबंध है। 107 का आंसर क्या होगा। 107 में का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं कर सकते आप लोग, ये क्वेश्चन ही गलत है। 107 का डी। 108 देखिए कि इसका आप लोगों को 6 बार मान निकालना है। 108 में क्वेश्चन में आप लोगों को क्या निकालना है, इसका 6 बार मान निकालना है। जल्दी से निकाल दो आप, क्या आएगा इसका मान। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा, जल्दी से 108 में का आंसर बताइए क्या होगा। तो 108 का करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 0.3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, 0.3। यदि अंडरवुड घन ए बराबर घन
26 प्लस घन 7 प्लस घनमूल 63 हो तो ये कौन सा सही हो जाएगा 109 में। तो 109 का ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ए छोटा है 729 से, किंतु ए बड़ा है 216 से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 में बताएंगे कि यहाँ पर बताना है कि √40 प्लस √9 प्लस √81 का मान क्या होगा। तो 81 बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 9 81 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो खेला होवे हो गया है ना, क्या हो गया ये खेला होवे हो गया। चलिए 111 देखिए, 111 का आंसर मुझे बताना है। इसका 111वें सवाल का आप लोग आंसर मुझे बताओ क्या होगा। 111वें सवाल का आंसर देखिए, 111वें सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 0 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 में 5 अंकों की वह महत्तम संख्या कौन सी है जो 777 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए 112 से। तो 112 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग मेरी शुरू हो जाती है, तो रीजनिंग में आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 113 का आंसर बताओ क्या होगा। 17 × 19 × 4 भाग क्वेश्चन मार्क बराबर 161.5 प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा मान आएगा 113 में। 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 8 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 114 का, एक बेलन किसी गोलक के परिगत है, गोलक के आयतन का बेलन के आयतन से क्या अनुपात होगा 114 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2:3 होगा। ठीक है, 115 ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए, बी तथा सी की आय का योग क्या होगा। तो 115 का सही आंसर होगा डी वाला, 18,000 इसकी आय का योग हो जाएगा। ठीक है, कितना 18,000। 116 में बताएंगे कि 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 116 का ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, 22/7 है ना, 22/7 और 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 116 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 117 का आंसर बताएंगे। 117वें सवाल का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 117वें सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 1/3 गुना बढ़ जाता है, उसका नया परिमाप क्या होगा। तो 117 का सही आंसर क्या होगा। देखिए 117वें की बात करते हैं तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, 118 देखिए, 504 का 21/24 के 5/9 के 4/7 का 3/5 बराबर क्या होगा। तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। 119 बताएंगे कि 210 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, सड़क का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा 8375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 बताएंगे कि 93,312 में सब में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या जो है वो पूर्ण घन बन जाए। इसका होगा डी वाला, इसमें आप 4 से गुणा कर दो तो पूर्ण घन बन जाएगी। यदि 2x बराबर a है तथा 4a बराबर 2b तो x/b का मान कितना होगा 121 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 122 बताएंगे कि एक विमान जो है वो 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तदनुसार उसकी औसत गति क्या होगी। तो 122 का ए आंसर होगा 420 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, अगला देखो 123वां कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। 123 का सही आंसर होगा बी वाला, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 डिग्री कोण रेडियन किसके बराबर होगा। 27 डिग्री कोण जो है रेडियन जो है वो किसके बराबर होगा 124 का आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 3π/20 के बराबर। 6 से ही 1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 125 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा 1/16। ठीक है, चलिए 126 का आंसर बताएंगे। 126 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये है देखिए, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, धारा का वेग कितना होगा। तो 126 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 127 का आंसर बताएंगे क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सही 2/9। ठीक है, तो ये 127वां सवाल है।
इसका होगा 3 सही 2/9। ठीक है, अब देखो 128वां 5, 10, 20, 40, 80 अनुक्रम में अगली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पर 160 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, 160 आएगी। अगला क्वेश्चन है मतलब 128 का सी। 129 बताएंगे, यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन पर हुए लाभ का प्रतिशत जो है वो कितना होगा। तो 129 का सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए हो 12.5%। कितना होगा, 12.5% होगा। 130 में आएगी 4,3629 ठीक है 39। कहाँ गया सवाल, 1 मिनट गाइज, 1 मिनट, सवाल खो गया। ठीक है, 4,3639 और 36 68 38 64 के अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। तो 130 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बी वाला सही आंसर होगा 3720, इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना, 3720। ठीक है सर, चलिएगा। तो अगला सवाल बताएंगे कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 133 सही, 1/3 ग्राम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 132वां कि एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपये थी। प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय में क्रमशः 10% तथा 5% की कमी हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आयु पुनः 15% बढ़ गई, तब उसकी आय जो है वो क्या है। तो 132 का सही आंसर होगा सी वाला, 7866 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 7866 इसका सही आंसर होगा, 132 का सी। 133 है, राम को श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपये है तो कमल का लाभांश क्या होगा। तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,500। ठीक है, 10,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 134 में देखिए, 134 में क्या होगा। देखिए 134 में कि 100 किलो चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा गया और बाकी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 12% है तो इस पर बिक्री हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो 134 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 किलो। कितना, 20 किलो। ठीक है, तो गाइस देखिए ये बाकी जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं मैथ के, मैं इसका आपको PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी पेन ना होने की वजह से ना ये थोड़ी दिक्कत सी आ रही है, तो आप इसको सोल्व कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब गाइज हम आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। इसमें पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे के पूरे इसमें 150 क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पर आते हैं, और ये इसकी आगे आंसर शीट भी दे रखी है। आंसर शीट भी आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो और लैपटॉप भी थोड़ा गर्म सा हो गया, तो गाइज आज की वीडियो को बस हम यहीं पर रहने देते हैं। तो अगली वीडियो में आप जरूर आना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।